अभी तो हमने पढ़ा कि व्हाई वाज इलास्टिसिटी नीडेड एंड व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता था, मैग्नीट्यूड नहीं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी? ये तो चलो बात इतनी समझ आ गई कि ये मैग्नीट्यूड मेजर करने वाला है कि प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी कितने से, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी कितने से। तो मैग्नीट्यूड वर्ड तो समझ आ गया कि हाँ, तो वही लिमिटेशन थी लॉ ऑफ डिमांड की, उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, तो वो चीज तो करेगा ही, मैग्नीट्यूड मेजर करने में हेल्प करेगा। इलास्टिसिटी, demand for a commodity is affected by a number of factors like change in its own price, change in income of the consumer, change in price of the related goods। कह रहा है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक कमोडिटी की डिमांड का चेंज होना। प्राइस चेंज होगा, इनकम चेंज होगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना किसी भी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब ध्यान से देखना, दो कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर हम स्टडी करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक हो गया जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors affecting the demand for that commodity। तो यह जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जनरल कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी चीज के चेंज होने की वजह से प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, किसी भी चीज के चेंज होने की वजह से डिमांड कितने से चेंज हुई, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एनी अदर फैक्टर, एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो ये है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरल कॉन्सेप्ट ने बताया कि इनकम इलास्टिसिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, प्राइस इलास्टिसिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, और क्रॉस इलास्टिसिटी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? इनकम इलास्टिसिटी होगा कि इनकम चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होती है, आपकी डिमांड कितनी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। आपकी इनकम बढ़ी 10% से, तो डिमांड कितने से चेंज होगी। तो इनकम का इम्पैक्ट अगर स्टडी कर रहे हो तो क्या स्टडी कर रहे हो? इनकम इलास्टिसिटी। अगर चीनी सस्ती हो गई तो चाय में क्या इम्पैक्ट आएगा, कितनी परसेंटेज चेंज होगी। पेट्रोल अगर कॉस्टली हो गया तो कार की डिमांड पे कितना परसेंटेज इम्पैक्ट आएगा। तो वो हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या हो गया वो? क्रॉस इलास्टिसिटी की परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी, बट दूसरे गुड के प्राइस चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड चेंज हुई कितने से, इनकम से चेंज हुई कितने से, इनकम इलास्टिसिटी। रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस से चेंज हुई, क्रॉस इलास्टिसिटी। अपना प्राइस चेंज होने की वजह से जो चेंज हुई उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, बट हमें मीनिंग सबका पता होना चाहिए प्लीज। अभी है ना, आगे जैसी कॉलेज में जाएंगे तो ये चीज कंटिन्यूएशन में चलती है, तो तब क्रॉस इलास्टिसिटी भी होगा, इनकम इलास्टिसिटी भी होगा, और प्राइस इलास्टिसिटी भी होगा। तो समझदारी क्या कहती है कि हमें इसका मीनिंग पता होगा तो वो करना बड़ा इजी हो जाएगा, अडेप्ट करना बड़ा इजी हो जाएगा। यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट। आपने क्रॉस डिमांड पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्रॉस प्राइस इफेक्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो व्हाई नॉट क्रॉस इलास्टिसिटी, जस्ट वन लाइनर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनकम इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, percentage change in demand due to percentage change in income elasticity, percentage change in demand due to percentage change in price of related goods, cross elasticity, percentage change in quantity demanded divided by or due to percentage change in price of the commodity itself, that would be price elasticity of demand। हमारा एरिया ऑफ फोकस क्या रहेगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट जनरल मीनिंग क्लियर है? तो कह रहा है कि तीन टाइप की होती हैं, एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी,
एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, एक होता है इनकम इलास्टिसिटी। तीनों के बारे में इंट्रोडक्शन दे दी मैंने आपको। कैलकुलेशन वाइज क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी are beyond the scope of our syllabus. We would be focusing purely on price elasticity of demand. बट दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वन लाइनर प्लीज। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price। ये तो होता है फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपका प्राइस बढ़ा 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, वो गिर गई 20% से, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई 2। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10%, तो 20% डिवाइडेड बाय 10% इलास्टिसिटी हो गई 2। जितना बड़ा वैल्यू होगी उतनी हाई इलास्टिसिटी होगी। माइनस साइन होगा हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो दोनों में से एक तो नेगेटिव वैल्यू है ना, कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस अगर गिरा तो -10% होगा ना। प्राइसेस बढ़े तो क्वांटिटी गिरेगी, क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसका नेगेटिव वैल्यू होगा। Elasticity of demand is always negative. Elasticity of demand is always negative, except in the case of exceptions of law of demand, जिन पे law of demand apply नहीं करता तो उनकी elasticity positive हो सकती है, otherwise elasticity will always be negative. Negative sign क्या indicate करता है? Inverse relationship between price and quantity demand. तो मीनिंग करेंगे प्लीज। दो अलग चीजें, एक होता है फॉर्मूला, एक होती है डेफिनेशन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मींस द डिग्री, कीवर्ड है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आपने डिफाइन करा और ये यूज नहीं करा तो टीचर चाहे तो मार्क्स काट सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, योर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, हाउ मच डू यू रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन प्राइस। प्राइस बढ़ रहा है, आपकी डिमांड गिर रही है, कितने से? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। कह रहे किस चीज की? कह रहे डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। कह रहे अच्छा किस किस चीज की? डिमांड की। किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, with reference to a change in price of the commodity. For example, if price elasticity of demand is -2, it means 1% fall in price leads to 2% rise in demand. तो elasticity of demand 2 है, इसका मतलब percentage change in quantity demanded would be double the percentage change in price। कह रहे मतलब अगर आपने 10% से प्राइसेस कम करे तो आपकी डिमांड 20% से बढ़ेगी, आपने 20% से कम करे तो 40% से बढ़ेगी। तो इलास्टिसिटी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मेजर करता है। कोई डाउट? Some noteworthy points about price elasticity of demand is it establishes a quantitative relationship between quantity demanded and its price. Law of demand measures a qualitative, it establishes a qualitative relationship. Elasticity, it establishes a quantitative relationship. कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन समझना है तो पूछेंगे। Higher the numerical value of elasticity, larger is the effect of price change. Higher the value, -2, -3, -4, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होगी? -4 की होगी। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हायर द वैल्यू, हायर वुड बी द इलास्टिसिटी। ध्यान से देखना, कुछ बच्चों की मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है, which हाँ क्वेश्चन arrange the following numbers in ascending order. Arrange the following numbers
in an ascending order as per mathematics. पहला, और दूसरा होगा as per the concept of price elasticity of demand. वो दोनों आंसर सेम भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, ब्रैकेट्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलो ध्यान से देखना, छोटा सा निकाल दिया क्वेश्चन। तो वैल्यूज हैं -0.5, -0.9, -8, -6, -2, -1। तो हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो चलो थोड़ा एक्साइटिंग बनाते हैं, 0 भी है, ओके। पॉजिटिव होता नहीं है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड होता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो चलो, कौन ट्राई करना चाहेगा? कोई ट्राई करना चाहेगा यहाँ पे? आप ट्राई करना चाहोगे? आप ट्राई करना चाहोगे? आप ट्राई करना चाहोगे या इसको करने दें? करो ट्राई, चलो। एज पर मैथ्स सबसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा फिर बड़ा। सबसे छोटा -8, आर यू श्योर? -8, -6, -2, -1, -0.9, -0.5 and 0. Do you agree? Do you agree, Vrinda, as per maths? Yes, sir. Gautam, do you have any idea what is happening? Do you agree? ठीक है, मैं कुछ नहीं बता रहा कि ये सही है गलत है, एक साथ बताऊंगा। एज पर इकोनॉमिक्स आपके हिसाब से सेम एज अबव या कुछ अलग? सेम, सेम, नो आइडिया, नो आइडिया, सेम। वृंदा? सर मैंने पहले किया हुआ है, इसलिए मुझे आंसर पता है। बट मैंने आज बता भी दिया ना, मैं अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। ध्यान से देखना, हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, इस पे डिपेंडेंट है ये, इस लाइन में इसका आंसर है। हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी, लार्जर इज द इम्पैक्ट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इग्नोरिंग द साइन, न्यूमेरिकल वैल्यू इग्नोरिंग द साइन। जब आप इलास्टिसिटी स्टडी कर रहे हैं तो साइन इम्पैक्ट नहीं करेगा आपका मैग्नीट्यूड, साइन तो बस डायरेक्शन बता रहा है, इनवर्स है। सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिपेक्ट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या होगा अब आंसर? सबसे छोटा क्या है इनमें? 0। फिर अभी समझ आया कि जब आप इलास्टिसिटी स्टडी कर रहे हैं तो माइनस साइन को इग्नोर करके आप अपना कमेंट देंगे। कह रहे माइनस साइन तो बस इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है, तो -8 इज बिगर देन -5, -5 इज बिगर देन -2 फॉर इलास्टिसिटी। मैथ्स में तो नहीं होता ना ऐसा, मैथ्स में तो मतलब और छोटा होता जा रहा है वैल्यू। तो प्लीज जब आप इलास्टिसिटी स्टडी कर रहे हैं तो मैथ्स को साइड कर देंगे। उन्होंने बताया ना रूल, कह रहे न्यूमेरिकल वैल्यू ignoring the sign will depict the magnitude. तो higher the numerical value, higher the elasticity. याद रहेगा हमेशा, आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में कि अरेंज द फॉलोइंग, क्योंकि पता है ना उनको कि जिसने नहीं इस चीज पे ध्यान दिया वो तो मैथमेटिकली अरेंज करेगा ना, जो चीज आप 10 साल से करते आए हो, 10 साल जो भी है, मतलब ये तो बेसिक चीज है ना, तो ये सब कर लेते हैं और फिर वो वैसे ही करते हैं क्योंकि जो चीज ज्यादा करी है वो याद रहती है, इस चीज पे आपने ध्यान नहीं दिया।
बट एक लाइन है जो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती है. For certain goods, a change in price leads to a greater change in the demand, whereas in some cases there is a small change. मतलब किसी commodity में elasticity high होगी, किसी commodity की elasticity low होगी, depending on the nature. Medicines, life saving drugs, relatively elasticity low होती है, किसी चीज में zero भी हो सकती है. On the other hand, जो बिल्कुल मतलब luxury items हो गए, उनकी इलास्टिसिटी हाई होती है कि अगर प्राइसेस बढ़ गए तो नहीं खरीदेंगे, कोई हमारी लाइफ चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, मर्जी है, ठीक है ना. बट सर एक्सेप्शंस होते हैं वो तो टू द लॉ ऑफ डिमांड. बट बेटा ओवरऑल मार्केट डिमांड तो अफेक्ट होती है ना, कुछ लोगों की डिमांड बढ़ेगी बट वो तो कुछ लोग हैं. नॉर्मल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो अगर कोई चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड गिरेगी, अनलेस कि वो लाइफ सेविंग ड्रग है, अनलेस कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं. ओके, कोई डाउट? For example, if the prices of two commodities X and Y rise by 10%, their demands fall by 20% and 5% respectively. कह रहा है ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज के प्राइसेस 10% से बढ़ेंगे तो सबके 20% से ही गिर जाएगी डिमांड. कह रहे नहीं, अगर मिल्क हुआ तो मिल्क इज अ नेसेसिटी, लेकिन आइसक्रीम हुई, आइसक्रीम इज नॉट अ नेसेसिटी. तो अगर चीजें महंगी हुई तो जो ये सब चीजें आइसक्रीम हो गई, अननेसेसरी आइटम्स की मतलब वो बस आप अपने कंफर्ट और लग्जरी के लिए ले रहे हैं, तो उनकी डिमांड ड्रास्टिकली गिरती है. ऑन दी अदर हैंड नेसेसिटीज हैं, अब आलू तो जितने लेने हैं लोगे ना, अगर महंगा हो भी गया तो कोई और चीज कॉम्प्रोमाइज कर रहे होगे, बर्गर खाना बंद कर दोगे लेकिन सब्जी खाना तो बंद नहीं करोगे. तो इलास्टिसिटी लो है, इसका मतलब प्राइसेस बढ़ भी रहे ना तो डिमांड ज्यादा गिर नहीं रही है. इलास्टिसिटी हाई है, इसका मतलब प्राइसेस थोड़े से भी बढ़े तो डिमांड काफी ज्यादा गिर रही है. मतलब योर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, हाउ मच विल यू रिस्पॉन्ड, हाई है अगर इलास्टिसिटी हाई. रिस्पॉन्सिवनेस लो है मतलब इलास्टिसिटी लो है. प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. So price elasticity of demand is sometimes shortened as elasticity of demand. तो आगे जाके हमने पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि elasticity of demand is a broader concept. elasticity of demand तो income elasticity भी हो सकती है, क्रॉस elasticity भी हो सकती है और प्राइस elasticity भी हो सकती है. फिर हमने पढ़ा कि क्रॉस elasticity और इनकम elasticity तो इस साल के लिए हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब स्कूल लेवल में कोर्स में नहीं है, तो हमारे लिए बच गई प्राइस elasticity of demand. तो हमारे लिए एंड प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो हमारे लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ही बात होगी. ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपसे प्राइस इलास्टिसिटी ही मांग रहा. ओके, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड whenever these words are used they mean price elasticity. मतलब if we use elasticity of demand while studying economics in class 11, it will be considered as price elasticity of demand unless otherwise specified. Unless otherwise stated का मतलब होता है कि जब तक मैं नहीं बोल रहा कि इनकम इलास्टिसिटी है, जब तक मैं नहीं बोल रहा कि एक क्रॉस इलास्टिसिटी है, तब तक इलास्टिसिटी क्या माना जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी. कोई भी डाउट? तो मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ